मित्रो नमस्कारः। अद्य पुनश्च सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। पृष्ठे वयं पठितवन्तः तत्र स्वराणां यत् प्रभेदः कति भवन्ति, स्वराणाम् उच्चारणम् एवं च उच्चारण स्थानात् कति भवन्ति एतद् वयं पठितवन्तः। अर्थात स्वर को हम लोगों ने पढ़ा, उसके उच्चारण कैसे होते हैं, उसके प्रभेद कितने होते हैं और उच्चारण स्थान के आधार पर वह कितने प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हमने देखा और मैं आशा करता हूं कि आप सभी का प्रश्न यदि आता है तो असत्य तो नहीं होना चाहिए। फिलहाल प्रयास करना और आशा पर टिके रहना, यही हमारा भविष्य बनाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजनानि। व्यंजनानि कानि भवन्ति, तेषां विषये अद्य वयं चर्चां कुर्मः। सार्धमेव चर्चां कुर्मः। अहमपि जानामि, भवन्तः अपि जानन्ति व्यञ्जनं किं भवति, तस्य उच्चारणं कथं भवति, तस्य प्रभेदः के सन्ति, भवन्तः अपि जानन्ति, आप लोग भी जानते हैं। परञ्च अद्य वयं चर्चां कुर्मः, पश्यामः। इदानीं दृश्यते, स्क्रीन् मध्ये दृश्यते व्यञ्जनानि। अत्र पश्यामः, वयं पठितवन्तः व्यञ्जनं किं भवति। यथा व्यञ्जते एभिर् इति व्यञ्जनानि भवन्ति, अर्थात जो स्वरों के सहायता से उच्चारण किए गए अक्षर होते हैं उन्हें हम लोग व्यंजन कहते हैं। अत्र व्यंजनानि सन्ति स्पर्श व्यंजनानि। तो अत्र पश्यामः व्यंजनानां प्रभेदाः कति भवन्ति। एकं तु भवन्ति स्पर्श, द्वितीयं भवति अंतस्थ, तृतीयं भवति ऊष्म, अन्य संयुक्त। अर्थात स्पर्श व्यंजनानि, अंतस्थ व्यंजनानि, ऊष्म व्यंजनानि, संयुक्त व्यंजनानि। तत्र वयं तो व्यंजनानि कति भवन्ति। व्यंजनानि चतुर्धा भवन्ति। अत्र स्पर्श व्यंजनानि, अंतस्थ व्यंजनानि, पुनश्च ऊष्म संयुक्त व्यंजनानि। यहाँ पर हम लोग देखेंगे व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो प्रथमम् अस्ति स्पर्श व्यंजनानि। अत्र पश्यामः स्पर्श व्यंजनानि अर्थात तो अत्र अस्ति, पश्यामः। इदानीं सम्यक् अस्ति। पश्यामः। एतत् टेक्निकल समस्या वर्तते, अतः किञ्चित् घबराहट न भवति। तो अत्र अस्ति स्पर्श व्यंजनानि। यहाँ पर आप देखेंगे सर्वप्रथमं पाणिनि महोदयः क वर्ग
प्रदत्तम का वर्ग, द्वितीयम् अस्ति चा वर्ग, तृतीयम् अस्ति टा वर्ग, चतुर्थ ता वर्ग, पंचम अस्ति पा वर्ग। अर्थात का वर्ग में कौन कौन अक्षर आएंगे? क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये स्पर्श व्यंजन है। कुल मिलाकर के ये 5 वर्ग हैं। तो स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25। अर्थात पंचविंशति ही स्पर्श व्यंजनानि कति सन्ति? स्पर्श व्यंजनानि पंचविंशति सन्ति। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसी को महर्षि पाणिनि ने कु चु कहा, कु का वर्ग को कु कहा, चा वर्ग को चु कहा और टा वर्ग को टू कहा, पुनः ता वर्ग को तू कहा और पा वर्ग को पू कहा। महर्षि पाणिनि महोदय ने कु चु टू तू पू इसको बताया। कु से का वर्ग, चू से चा वर्ग, टू से ता वर्ग, तू से ता वर्ग, पू से पा वर्ग। तो एक एक वर्ग में 5-5 अक्षर हैं, इसलिए आपका पंचविंशति है। स्पर्श व्यंजनानि पंचविंशति भवन्ति। अग्रे पश्यामः। अग्रे अस्ति अन्ताष्ट व्यंजनानि। अत्र अस्ति, ये आपको दिख रहा होगा, हाँ दृश्यते इदानीं स्क्रीन मध्ये दृश्यते अंतःस्थ व्यंजनानि। अत्र य, र, ल, व, ये अंतःस्थ व्यंजन है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न अधोलिखितो अंतःस्थ व्यंजनम किम अस्ति? तो वहाँ पर 4 ऑप्शन रहते हैं, जिसमें से एक इसमें से कोई भी रहेगा तो आप वहाँ पर लगाएंगे अंतःस्थ व्यंजन। य, र, ल, व, यथा का दे दिया, मा दे दिया, रा दे दिया और पुनः टा दे दिया। अब इसमें से पूछा कि इन चारों में अंतःस्थ व्यंजन कौन है? तो आपका उत्तर रा पर होना चाहिए। अर्थात इस प्रकार से प्रश्न आपके टेट में, सी टेट में भी पूछे जाते हैं और टीजीटी में पूछना बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन टीजीटी में भी पूछा जा सकता है। पुनः ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह, यह है ऊष्म व्यंजन। अर्थात जो हल के पहले आपका महर्षि सूत्र आता है श, श, स, र और पुनः हल, ये जो शल प्रत्याहार बनता है आपका, शल प्रत्याहार में ये ऊष्म व्यंजन आते हैं। तो इन्हें ऊष्म व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्पर्श और आपका कंठ, ये दोनों के बीच से बोले जाते हैं। स्पर्श और अंतःस्थ के बीच से बोले जाते हैं। तो इसमें नहीं सॉरी, क्षम्यताम, इनको बोलने से जो है ऊष्मा निकलती है, इसलिए ऊष्म व्यंजन होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन जो होता है ये हमारे स्पर्श और कंठ से बीच से बोले जाते हैं, इसलिए इनको उनके लोग य, र, ल, व कहते हैं। अग्रे अस्ति अनुस्वार विसर्ग। अनुस्वार विसर्ग अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका अंग और अह आप पढ़ते हैं, ये इसको हम लोग अनुस्वार कहते हैं। ये जो अंग की बिंदी है और ये विसर्ग है जिसको हा, तो ये जो होता है अनुनासिक होता है, अर्थात इसका जो उच्चारण होता है अंग का ये नासिका से, और विसर्ग का जो होता है वो आपका हा की तरह होता है, जैसे अतः, प्रातः, इस प्रकार से ये होता है। तो ये जो है ये आयोगवाह कहे जाते हैं, आयोगवाह। अनुस्वार और विसर्ग आयोगवाह कहे जाते हैं। और एक ये भी बात है, ये आयोगवाह यहाँ पर 2 हैं और यह जो 2 आयोगवाह हैं
ये हिंदी भाषा में होते हैं मित्रों। संस्कृत भाषा में 4 होते हैं। एक तो होता है आपका उपधमानीय और दूसरा होता है जिह्वामूलीय, ठीक है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अब उपधमानीय जिह्वामूलीय की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो आयोगवाह कितने होते हैं? 4 होते हैं, यहीं पर आप समझ लीजिए। अनुस्वार और विसर्ग ये 2 तो होते ही हैं संस्कृत भाषा में, एक उपधमानीय और जिह्वामूलीय, जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे आगे। अग्रे पश्यामः। ये है अग्रे अस्ति अत्र अस्ति पश्यतु स्वराः कति सन्ति? 13। यस्य चर्चां वयं कृतवन्तः तत्र पृष्ठे यत् वीडियो आसीत्। पुनः अत्र व्यञ्जनानि मध्ये स्पर्शव्यञ्जनानि 25, अन्तःस्थाः 4, पुनः ऊष्माणः 4, आयोगवाह 2। यहाँ पर जो आयोगवाह 2 दिया है, आहत्य कति सन्ति? हाँ, अत्र पश्यतु आहत्य 48। तो अर्थात ये स्वर और व्यंजन मिलाकर वर्णमाला में कुल कितने? 48 हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान आपको देना है, ये तो आप जानते हैं, स्वर हम लोग पढ़ चुके हैं। व्यंजन 25 हो गए और ये आपका 4 हो गया, ये आपका 4 हो गया। ऊष्माण आयोगवाह आपका 2। आयोगवाह 2 नहीं बल्कि यहाँ पर 2 और होगा। आयोगवाह आपका हो जाएगा 4, अर्थात 4 अर्थात 4। इसमें एक आपका उपधमानीय है, एक आपका जिह्वामूलीय है। तो उपधमानीय जिह्वामूलीय पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए, इसके लिए पाणिनि महोदय ने एक यहाँ पर सूत्र दिया है। सूत्र आप यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पफाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृश उपधमानीय। पफाभ्याम माने प और फा, ये दोनों के पफाभ्याम के पहले प्राग, यहाँ प्राग लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा प्राग। प्राग का मतलब पहले। विसर्ग अर्ध विसर्ग सदृश, आधा अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग माने आधा विसर्ग, ठीक है, उपधमानी कहे जाते हैं। पा और फा के पहले यदि विसर्ग आपका आता है तो वह आधा माना जाता है, और उसका चिन्ह आप देखेंगे यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पर ये चिन्ह दिख रहा होगा, ये आप देखेंगे, ये अर्थात पा और फा के पहले जो चिन्ह आता है अर्ध विसर्ग का, ये होता है। अब अर्ध विसर्ग ये कैसे बनता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो विसर्ग हमारा बनता है वो ऐसे बनता है, ठीक है। जब अतः लिखते हैं, प्रातः लिखते हैं, तो वहाँ पर जो विसर्ग हम लिखते हैं इस चिन्ह से प्रकट करते हैं। क्योंकि पा और फा के पहले जो विसर्ग आता है उसका आधा उच्चारण होता है, तो यहाँ से जैसे हम आधा ऐसे काट देंगे, तो इसका नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ये हो गया, और फिर इसका ये ऊपर वाला हिस्सा ये हो गया। इस प्रकार से हम इसके पहले इसका चिन्ह लगा देते हैं। जैसे जैसे आप देखेंगे यहाँ पर पश्यतु, यहाँ देखेंगे जैसे रामः पठति, ठीक है, रामः पठति। अब यहाँ पर आप देखेंगे पकार है, पा है, और उसके पहले विसर्ग है। तो इस विसर्ग का यहाँ पर जैसे ही पढ़ेंगे तो इसका उच्चारण होगा राम पठति, राम पठति, अर्थात विसर्ग तो है लेकिन इसका उच्चारण बहुत आधा होगा, मतलब पूरा उच्चारण होगा रामः पठति। तो हाँ का जो विशेष उच्चारण हो रहा है विसर्ग का उच्चारण है, परंतु जैसे ही ये पा यहाँ पर आ जाएगा,
पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपधमानी से ये प जो है यहाँ पर उपधमानी हो जाता है और ये इसका उच्चारण होता है राम राम पठति, राम पठति, इस तरह उच्चारण होगा। और इसका जो अब इसको जब हम लिखेंगे यहाँ पर आप तो हो जाएगा राम पठति, ये उपधमानी हो गया, अर्थात ये विसर्ग का आधा हो गया। राम पठति इसको पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा राम पठति। तो यह भी क्या है, जो कि आयोगवाह जो होते हैं वह स्वर और व्यंजन में नहीं आते हैं, न स्वर के अंतर्गत आते हैं न व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, अतः वह आयोगवाह कहे जाते हैं। सम्यक। अतः ये जो उपधमानी है ये आयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से का है, का और खा, दूसरा जो हमारा सूत्र है कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश जिह्वा मूली, अर्थात का और खा के पहले जो आधा विसर्ग के सदृश होता है वह जिह्वा मूली होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही स्थिति है, अर्थात ये जो चिन्ह है वह आधे विसर्ग का है। जैसे ये आप विसर्ग अतः में लगा देते हैं तो यहाँ पर आधा जैसे ही करेंगे तो ये ऐसे हो जाता है, और यही चिन्ह जो है हमारा जिह्वा मूली का बोध कराता है। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं रामः करोति। ठीक है, अब इसका उच्चारण जो होगा रामक करोति, रामः करोति, रामक करोति। अब रामक करोति क्यों होगा, क्योंकि का के पहले विसर्ग आ गया और यह विसर्ग आधा हो जाएगा। जैसे ही आधा हो जाएगा तो यह जो का है वह जिह्वा मूली हो जाएगा, और वह जिह्वा मूली जो है यहाँ पर आयोगवाह के अंतर्गत आता है। इसलिए आयोगवाह कितने हो गए हमारे, 4 हो गए। तो रामः करोति, इसका मतलब ये हो गया कि रामः और ऐसे चिन्ह लगाएंगे करोति, ये हो गया रामः करोति। ठीक है, रामः करोति, अर्थात इसको जो पढ़ेंगे रामक करोति, ये विसर्ग आधा हो गया, अर्ध विसर्ग सदृश जिह्वा मूली। तो जैसे ही आधा हो जाएगा तो ये जो का है आपका ये जिह्वा मूली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों ने ये पढ़ा आयोगवाह कितने होते हैं। जब आयोगवाह आपसे पूछे संस्कृत भाषा संस्कृत के प्रश्न पत्र में, यदि संस्कृत प्रश्न पत्र में यदि आयोगवाह पूछे कुल कितने आयोगवाह होते तो आप क्या बताएंगे, 4 होते हैं। कौन कौन, तो एक होगा आपका अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, तीसरा आपका जिह्वा मूली, चौथा आपका उपधमानीय। स्पष्टम, अग्रे चलम। अग्रे अस्ति वर्णोच्चारण स्थानम, वर्णों का उच्चारण स्थान। तो यहां पर हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर लेंगे। जैसे एक सूत्र है यहां पर आप देखेंगे, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, ये व्यंजन का, व्यंजन वर्ण का पहला उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। आ माने आ, ये आपको दिख रहा है। को जो हमने कहा कि महर्षि पाणिनि का को कु कहते हैं, तो कु से क्या हो गया, का वर्ग, क ख ग घ ङ, पुनः हा लिखा हुआ है, ये आपका हा हो गया। ये सब के सब वर्ण क्या है, कंठ से बोले जाते हैं इनका उच्चारण। और विसर्जनीय विसर्ग, ये इसका उच्चारण स्थान भी क्या है, कंठ है। यदि उच्चारण स्थान में निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा कंठ से बोला जाता है, तो उसमें आपको दे दिया ई, री, ए, और आपका दे दिया आह या विसर्ग, तो आपका ये सही हो जाएगा कंठ। तो ये हो गया आकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। बहुत याद करना बहुत सरल है। आ माने आ, को माने का वर्ग में क ख ग घ ङ आता है। पुनः विसर्जनीय माने विसर्ग, और ये इन सब का जो उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ये हमारा कंठ है। यहाँ से क ख ग, यहाँ से आवाज आ रही, घ ङ अ ह,
हाँ, ये जो है ये हमारा कंठ है, तो ये कंठ से बोले जाते। अग्रे चला वहाँ, अग्रे अस्ति ईचु ऐसा नाम तालुहु, अर्थात ई चू माने चा वर्ग है ना, ये ई हो गया आपका। फिर चू, ईचू माने चू माने चा वर्ग, यशा नाम अर्थात या, श माने शा, इन सब का जो उच्चारण स्थान होता है वह तालव्य होता है ना। जैसे ई को बोलेंगे ई, तो आप तालव्य का थोड़ा सहारा ले रहे हैं, ई। पुनः चू, च, छ, ज, झ, ञ, तालव्य हो गया, य, फिर श, इन सब का उच्चारण स्थान हमारा क्या है, तालु है। ठीक है दोस्तों, तो यदि उच्चारण स्थान में ये आता है तो आप तालु लगाएंगे। ई चू ऐसा नाम तालुहु, ई वर्ग, ई दीर्घ ई और ह्रस्व ई, पुनः चू माने चा वर्ग, और पुनः आपका होता है ये या और शा, इन सब का उच्चारण स्थान आपका तालु है। अग्रे अस्ति, अग्रे पश्यामः रीटु रसाणाम मूर्धा, अत्र री अर्थात यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पुनः आपका टू माने टा वर्ग, पुनः र और मूर्धा सा, इन सब का उच्चारण स्थान आपका या मूर्धा से, अर्थात तालु के पीछे वाला जो क्षेत्र होता है, ये यहाँ दिख रहा है, यहाँ ऊपर दिख रहा होगा। जैसे हम बोलते हैं री, टा, पुनः रा, श, टा वर्ग में टा, ठ, आप देख रहे हैं जिह्वा जो है ऊपर जा रही है मूर्धा में, इसलिए ये सब के सब जो है उच्चारण स्थान कहाँ है, मूर्धा है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋकारस्य टा वर्गस्य रकारस्य शकारस्य सर्वेषाम उच्चारण स्थानं मूर्धा भवति। अतः यदि परीक्षायाम आगमिष्यति तर्हि असत्यं न भवेत् इति ध्यातव्यम्। अग्रे चलामः। अग्रे अस्ति लृ तु लसानाम दंताः। लृ आपको दिख रहा है, लृ जो मूल स्वर है हमारा उसमें आता है, ये संस्कृत भाषा में लृ स्वर होता है। लृ तु लसानाम दंताः अर्थात लृ तु माने ता वर्ग, ल माने ला, पुनः सा जो दंत सा है, इसको दंताः अर्थात इन सब का जो उच्चारण स्थान दांत से होता है, जीवा और दांत के सहयोग से लृ, लृ आपको दांत से दिखा लृ, पुनः त, थ, द, ध, न, पुनः ल, सा, इन सब का उच्चारण लृ तु लसानाम, एक बार उच्चारण करें लृ तु लसानाम दंताः। पुनः अग्रे पश्यामः। अग्रे अस्ति उपधमानीयानाम ओष्ठौ। उ ये वाला जो अक्षर है यहाँ पर दिया गया है, उ ह्रस्व उ और आपका दीर्घ उ, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। पु ये हो गया, पु में प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, पुनः उपधमानीया, उपधमानी जो होते हैं वो भी कैसे बोले जाते हैं, ओष्ठ से। उपधमानी का जो उच्चारण स्थान है वह आपका ओष्ठ से है। तो जो उपधमानी है वो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, अर्थात पा और फा के पहले यदि विसर्ग आता है तो उसका जो उच्चारण होता है वो आधा हो जाता है, अतः वो उपधमानी होते हैं। उपधमानी आयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। उनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, ओष्ठौ, माने दोनों ओठ के सहायता। तो ओष्ठौ लिखा हुआ है ना, ओष्ठौ द्वितीया एक द्विवचन में है, तो ओष्ठौ माने दोनों ओठों से बोले जाते हैं। ठीक है, अग्रे चला मैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने उच्चारण स्थान और उसका जो व्यंजन के प्रभेद है उसके विषय में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। जैसे पहला सूत्र था आकुह विसर्जनीया नाम कंठः, दूसरा था आपका ईचु यशा नाम तालुः, पुनः था आपका लृ तु लसानाम दंताः, पुनः ऋटु रसाणाम मूर्धा, पुनः आपका था उपधमानीया नाम आपका ओष्ठौ।
इन सब का हम लोगों ने उच्चारण स्थान पढ़ लिया है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही तन मन से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, टेट, सुपर टेट या सी टेट हो, सबकी परीक्षा तैयारी कर रहे होंगे। और यहाँ से जो भी प्रश्न आते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।